तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है एकदम बढ़िया टॉपिक है। तो दो क्लास चाहिए, एक आज की क्लास, एक कल की क्लास 5 बजे। ठीक है, तो दो क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ का जो बेसिक है वो हम सारा खत्म कर देंगे। तो किरचॉफ्स लॉ जो है KIRCHHOFF, किरचॉफ्स लॉ। और मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मेरी बैटरी। तो बिना उसके तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो किरचॉफ्स लॉ है हमारे पास। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। किरचॉफ लॉज भी लिखते हैं, ठीक है। दो लॉ है हमारे पास से, और दोनों की ही इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। दोनों इक्वली एप्लीकेबल है। तो पहले है फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, पहला है, इसको बोलते हैं हम किरचॉफ्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मैंने नीचे स्पेलिंग तुम्हें बताने के चक्कर में खुद ही गलत लिख दी। CHHOFF, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ के लिए हम ऐसा भी लिखते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है इसका नाम हमारे पास आता है करंट लॉ। पेपर में स्टेटमेंट के साथ साथ क्वेश्चन वोश्चन सब इसके अंदर से आते हैं, ठीक है। तो अभी पिछले साल इससे क्वेश्चन आए, इस साल नहीं आया, लास्ट ईयर से क्वेश्चन आया 3 नंबर का, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, एवरेज, टफ भी नहीं और आसान भी नहीं। ये बोलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलता है, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीट जंक्शन मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, ठीक है। सिंपल सा रूल। ये बोल रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। पहली चीज, एक नया वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, जंक्शन, ठीक है। तुम सबने जंक्शन सुना होगा, रेलवे के रिस्पेक्ट में सुना है ना। रेलवे जंक्शन होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कुछ स्टेशन होते हैं जिनको जंक्शन बोला जाता है। हर एक स्टेशन को जंक्शन नहीं बोलते, सिर्फ कुछ स्टेशन होते हैं जिनको जंक्शन बोला जाता है। तो जंक्शन वो स्टेशन होते हैं जहां पे एक से ज्यादा लाइनें निकलती हैं अलग अलग। जो यार बेटा क्या कर रहे हो, म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप। हाँ, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। जंक्शन मतलब जहां पे एक पॉइंट, मतलब आने का एक पॉइंट है लेकिन जाने के जो हो एक से ज्यादा पॉइंट, ठीक है। या जो अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट से एंटर कर रहा हूं और जब मैं वहां से निकलता हूं तो मेरे पास अगर मोर देन वन वेज है तो उसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, उसको मैं जंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। तो जो पहला लो है वो एक पॉइंट के लिए है। जो फर्स्ट लो है वो सिर्फ एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से करंट आ रही है कितनी, 7 एम्पियर, ठीक है। और यहां से इधर निकल गई कितनी, 4 एम्पियर। और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ यहाँ कितनी करंट जाएगी। अगर 7 एम्पियर आ रही है और 7 में से 4 यहाँ निकल गई तो तुमसे पूछ रहा है बताओ यहाँ कितनी करंट आएगी, ठीक है। तो जो जो करंट की वैल्यू बताना है उसको हम बताते हैं यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि इसकी एक डेफिनेशन ये है कि टोटल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। एक तरीका यह लिखने का। और जो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे पास लिखने की, ये लैपटॉप मेरा हैंग हो गया, ठीक है, ठीक भी हो गया। और और जो इजी लैंग्वेज होती है लिखने की, समझने की, वो होता है करंट एंटरिंग द जंक्शन इज
इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी ही करंट क्या हो रही है, वापस आ रही है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल, ये हमारे पास है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। शॉर्ट टर्म में जब हम यूज करेंगे इसको केसीएल बोलते हैं, केसीएल केवीएल शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और करंट के अंदर मैंने एक टी कम लिखा है। क्या जंक्शन बोले तो, किसको जंक्शन बोले तो, मतलब पॉइंट जो है उस पॉइंट के लिए, तो यहां पर जो जंक्शन बोला जाएगा इस के अंदर, ये जंक्शन है। तो इस जंक्शन पे जितनी करंट एंटर कर रही है, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो अगर 7 एम्पियर एंटर कर रही है इस पॉइंट पे, तो यहां से 7 एम्पियर ही निकलेगी। तो अगर ये 7 एम्पियर है और ये एक्स था, तो हम सिंपल बोल सकते हैं एक्स कितना मेरे पास आएगा, 3 एम्पियर। एक्स कितना मेरे पास आएगा, 3 एम्पियर। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दें, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दें जिसमें इतनी भी करंट है, ठीक है, जैसे बोला है यहां से आई 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर में से यहां कुछ करंट निकल गई, फिर कुछ करंट यहां गई, ठीक है, यहां गई एक्स एम्पियर, इस एक्स में से इधर निकल गई करंट, ठीक है, यहां गई 1 एम्पियर, यहां गई वाई एम्पियर, ठीक है, ये हमें दे रखा है 2 एम्पियर। तो बताना है एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा, एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा, एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा, बताओ, लगाओ दिमाग। कोई टफ चीज नहीं है, आसान सी चीज है, ठीक है। तो है ये, हेलो, हाँ भाई, सर वॉइस नहीं आ रही। सर अनम्यूट करो अपने आप को। तो ये जो 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, देखो मैं खुद ही भूल गया, बीच में कॉल आ जाना तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो 10 एम्पियर में से 2 यहां चली गई, तो यहां कितनी बची, 8 बचेगी। उस 8 में से एक यहां चली गई, तो यहां कितनी बचेगी, 7, है ना। तो एक्स सिंपली कितना आ गया, 8 एम्पियर, और वाई कितना हमारे पास आ गया, 7 एम्पियर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पर जो नेट करंट है वो क्या होगी हमारे पास, नेट करंट 0 आएगी, ठीक है। एक रूल भी हम मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, कि हम ऐसा मान लेते हैं, करंट करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन, जो करंट एंटर कर रही है वो पॉजिटिव है, और करंट लीविंग द जंक्शन उसको मान लेते हैं नेगेटिव। उल्टा भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा और मैं तब सोल्व करूंगा क्वेश्चन को, तो भी कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही ट्रूथ है ना, वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक तरीका है सोल्व करने का, एक अप्रोच मान ली, और उसी अप्रोच के बेस पे फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कल एक बच्चे ने पूछा था, इसमें से मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं एक, ठीक है, उसको ये क्वेश्चन टफ लग रहा था। अब तुम बताना, जब तुम सिर्फ स्कूल में पढ़ते हो तो बच्चा जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में के अंदर भी डिफिकल्टी फेस करता है। तुम्हें कितना भी कंफ्यूज कर दे क्वेश्चन के अंदर, फंडामेंटल जो चीजें होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। तो बोल रहा है यहां से करंट आ रही है 15 एम्पियर,
ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2 और यहां पे करंट गई I2, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस R5, ठीक है। यहां पे करंट दिखा रखी है 8 एम्पियर। ये है रेजिस्टेंस R6 और इस पॉइंट पे करंट आई वापस 5 एम्पियर, ठीक है। यहां से करंट निकल रही है, ये 15 एम्पियर थी, ये I2 है, ये 8 एम्पियर है और यहां से करंट लिखी हुई है इन्होंने I3। दिस इज करंट I3, ठीक है। ये है R2, यहां से भी करंट आ रही है इधर की तरफ 3 एम्पियर और नीचे की तरफ करंट दिखा रखी है I4 और एक पॉइंट ये है C और एक यहां पर क्वेश्चन है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये R7 रेजिस्टेंस है और यहां इन्होंने करंट लिखी है कितनी, लिखा नहीं है इन्होंने करंट कितनी आ रही है ना। ये लिख रहा है कितना I4, I लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ, पता नहीं क्या लिखा है पॉइंट, ठीक है। तो अब बताना है, ये मान लो I4 है, ये मान लो I5, चलो अभी देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। अब बताना है, इन सब की वैल्यू बतानी है, इन सब की वैल्यू बतानी है। I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, I4 कितना होगा, ठीक है। ये I1 मान लेते हैं, कुछ दे नहीं रखा है तो ये I1 है। सोचो, लगाओ दिमाग, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही रूल हमें यूज करना है, क्या, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन और उसी का यूज करके हम सिंपल बता सकते हैं। सबसे आसान I2 है, I2 3 बच्चे बता चुके हैं, प्राइवेटली करो आंसर, पता लग जाएगा मुझे, ठीक है। I2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। I2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। हाँ करते रहो, खुद से बताते जाओ, फटाफट बताते जाओ, मैं देख रहा हूँ। I2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, I2 7 आ रहा है और I3 भी लिख दिया बच्चों ने, I3 भी लिख दिया बच्चों ने 3 एम्पियर, ठीक है। हाँ कोई टफ चीज नहीं है, सिर्फ देख के पता लग रहा है। इनको देखो, अगर हम नाम दे दें समझने के लिए, मैंने इसको नाम दे दिया ए, जंक्शन एक A, ठीक है, जंक्शन B, जंक्शन C और ये C दे रखा है तो इसको हम D मान लेते हैं, A B C और ये जंक्शन D। तो मैं हर एक जंक्शन पे बात कर रहा हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं एट A पर, ठीक है। A पर करंट कितनी आ रही है, A पर करंट आ रही है 15 एम्पियर और निकल कितनी रही है, I2 निकल रही है और 8 निकल रही है, तो I2 सिंपली कितना हो गया, 7 एम्पियर। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ A पर, सिर्फ A पे बात कर रहे हैं। फिर B पर, एट B B पर हम निकाल पाएंगे, B की जगह पहले हम D बात कर लेते हैं, वो D निकालना ज्यादा इजी है, ठीक है। एट D पर देखो 8 एम्पियर आ रही है, 8 में से चली गई यहाँ पर नीचे 5 एम्पियर, तो 8 एम्पियर कितना हो गया, 5 प्लस I3, तो यहां से I3 डायरेक्ट कितना आ गया, 3 एम्पियर, कितना आ गया हमारे पास, 3 एम्पियर। तो I2 आ गया और I3 आ गया। अब यहां से देखो इस पॉइंट B पर, एट बी सर ये 3 एम्पियर की डायरेक्शन यही है, कौन से 3 एम्पियर की, हाँ 3 एम्पियर यही है, 3 एम्पियर यही है, ठीक है। देखो यहां से 3 आ रही है और यहां से I2 आ रहा है, तो B पर देखो, B पर कितनी करंट एंटर कर रही है, B पर करंट एंटर कर रही है I2 प्लस 3, B पर एंटर कर रहा है, I2 भी एंटर कर रहा है और ये 3 भी एंटर कर रहा है और निकलेगी कितनी, I4, तो दोनों का सम बराबर होगा। I2 कितना है, 7 प्लस 3 इक्वल टू I4, तो I4 कितना हमारे पास आ गया, 10 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर करती है, तुम्हें जो दे रखी है, तुम्हें जो दे रखी है वो करंट मैटर करती है ना, जो डायरेक्शन दे रखी है हमें, है ना। तो ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो दोनों आ ही रही है, तो यहां से जाएगी, यहां आ नहीं सकती है। अगर यहां से भी करंट एंटर कर रही है और यहां से भी करंट एंटर कर रही है, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी कि नीचे ही जाएगी, ठीक है ना। अगर लॉजिकल बात करें, अगर ऊपर आएगी तो फिर से नेट कितना हो जाएगा, 0, ऊपर आ नहीं सकती, क्योंकि एक पॉइंट पे हजार से करंट आ नहीं सकती,
अगर दिखाओगे ये ऊपर आ रही तो फिर यहाँ माइनस में होगा। तीनों प्लस में एक ही पॉइंट में नहीं आ सकते, ठीक है। लॉजिक वही है इसका, ये भी लिख देते हैं इसके अंदर, ये भी हम एक बार वापस लिख देते हैं इसके अंदर स्लाइड के ऊपर। जो फर्स्ट लो है, फर्स्ट लो जो होता है इसको हम लिख देते हैं बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, ठीक है। ये जो है दे दो, चाय भी आ गई है ना। चाय आ तो जाती है लेकिन पी नहीं पाता मैं बीच में। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास। क्या बच गया निकालने के लिए? सब निकल गया या रहता है, या रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो हमने अब सी पे देखोगे तो एट सी, एट सी, एट सी, सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट पे क्या I4 आ रही है और I3 आ रही है, और निकल कितनी रही है I1। तो I1 किसके इक्वल आ गया? I1 इक्वल आ गया हमारे पास I3 प्लस I4। कितना हो जाएगा? I3 है हमारे पास, I3 कितना हमारे पास 3 एम्पियर और I4 है 10। तो 3 और 10 कितना हो गया? 3 प्लस 10। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट हो गया है, देखो। तो 13 एम्पियर। तो जो I1 हो गया वो कितना हमारे पास आ गया? 13 एम्पियर। तो इस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं। देखो करंट निकालने के लिए हम जंक्शन लो यूज करते हैं। जंक्शन लो एक सर्किट पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, वो एक पॉइंट पे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तभी इसका नाम है क्या? जंक्शन लो, ठीक है। केसीएल लिख देते हैं, करंट लो लिख देते हैं, ठीक है। मतलब करंट लो या जंक्शन लो भी लिख देते हैं इसको, क्योंकि जंक्शन पे भी सिर्फ एक पॉइंट पे एप्लीकेबल है। जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट क्या होगी? वहां से वापस जाएगी, ठीक है। ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरा जो है ये फर्स्ट था। अब हम जा रहे हैं सेकंड पे। दो ही हैं और दोनों ही दिमाग खराब करते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास किरचॉफ्स डबल एच डबल एफ, किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड इज किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। इसको बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला था करंट लॉ और सेकंड इज वोल्टेज लॉ। शॉर्ट टर्म में बोलते हैं इसको केवीएल। सब प्रीवियस स्लाइड शो करना। लो सर जी। तो एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल, दो होते हैं हमारे पास, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये दो लॉ के बेस पे जो है हम काफी सारे जो है तुम्हारे जो है वो काफी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर जो हम करेंगे इन्हीं दो लॉ के बेस पे। तो अब वापस आते हैं इसके ऊपर। ये है 8 एम्पियर, 7 एम्पियर हमने कर लिया था। सर डाउट है एक, बोलिए बेटा, शूट करिए। हाँ भाई, अब नाम में क्या रखा है काम की सर? ये वो जो I2 है, कहाँ है I2? ये I2 है, हाँ जी। इतना स्लो लिखेगी तो कैसे काम चलेगा? फटाफट लिखना। वो जो I2 लिख के चली गई है लड़की। चलो अब मैंने पढ़ लिया डाउट। अब जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद है उसमें से करंट पास होगा तो क्या डाउट है? ये I2 निकला तो है, ये I2 में निकाला तो है। I2 7 एम्पियर आएगा। 15 में से यहाँ 8 गया तो यहाँ 7 गया, तो दिक्कत क्या है? तुमने निकाला तो है कि यहां से करंट निकली है 7 एम्पियर, यहां से 7 आ रही है, यहां से 3 आ रही है, दोनों मिलके यहां से जा रही है 10। ये बोला मैंने तो बोला है कि एक तो I4 4 एम्पियर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। ये 7 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर निकली नहीं है, आ रही है। तुम्हें दिखा नहीं है? तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन छोटी है शायद। ये जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो डायरेक्शन ऑफ एरो इस तरफ है। इसका मतलब क्या? करंट इसकी तरफ आ रही है। ये भी
पॉइंट बी पे देखोगे तो I2 भी बी की तरफ आ रहा है और जो 3 एम्पियर है वो भी बी की तरफ आ रही है। जो I4 आएगा दोनों का सम हो गया है, वो निकल नहीं रही है। अगर ये केस ऐसे होता कि यहाँ पर एक पॉइंट ये था, ये थी यहाँ से 7 एम्पियर, यहाँ निकली 3 एम्पियर, तो यहाँ जाएगी 4 एम्पियर, पर तुम डायरेक्शन ऑफ करंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। वो भी बोल रहे 4 आएगा। महाराज जी 4 क्यों आएगा? 4 क्यों आएगा? ये भी एंटर कर रही है और ये भी एंटर कर रही है, दोनों का मिला के यहाँ पे आएगा ना, तो I4 जो होगा वो 10 हो जाएगा ना। इन दोनों का जो सम है, जो लो है, वो ये बोल रहा है करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो पॉइंट बी पे देखोगे तो I2 भी एंटर कर रही है और 3 एम्पियर भी एंटर कर रही है, तो दोनों का सम एंटर कर रहा है। जितनी करंट एंटर की उतनी ही बाहर निकल जाएगी। हाँ, डायरेक्शन पे ध्यान दो ना कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकास बाबू ध्यान दो, अपना सही कर रहा था और सुन के चक्कर में गलत कर दिया। ऐसा मत करिए भाई, ठीक करना लोगों का, गलत नहीं करना है भैया। जब दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका नेट भी निकलता है। बिल्कुल, अगर दो अपोजिट में आएंगे तो नेट निकलेगा, लेकिन तुम वो चीज कभी फेस नहीं करोगे यहाँ पे। ठीक है, उसका रीजन ये है, बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा होगा, क्योंकि हम हमेशा नेट करंट ही एज्यूम करते हैं। मान लो यहां से आ रही है I2, यहां से आ रही है 3, तो मैं सम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेट करंट आ रही है, नेट करंट I4 होगी। अब चाहे वो एडिशन से आई है या वो सब्ट्रैक्शन से आई है, हमेशा नेट करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लूप में एक सिंगल करंट ही आएगी और वो नेट करंट होती है। अगर जितनी भी बैटरी होंगी उनका जो नेट निकलेगा, सिर्फ वही करंट हमारी निकलेगी कैलकुलेशन से, दो अलग अलग नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो बोलता है, ठीक है, इन अ क्लोज लूप, ये बोलता है इन अ क्लोज, कोई ये नहीं पूछता है कि स्टेट करने हैं। स्टेट करना कम आता है, आया हुआ है लेकिन कम आता है। मेनली जो है वो क्वेश्चंस आते हैं इसके। बोला है इन अ क्लोज लूप, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस all components, across all components। कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स के अंदर बैटरी मतलब सेल आ सकते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस आ सकते हैं, कैपेसिटेंस आ सकता है, इंडक्टर आ सकता है। और हमने भी ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है रेजिस्टेंस। हमने क्या पढ़ा अभी तक? सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ा है। एक काम करना, वो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा अभी फटाफट, वो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ा है भैया। वो येलो कलर का रेटिना पे कोई इफेक्ट होता है? कौन सा येलो कलर का? ये क्या क्वेश्चन है? धृतिका आ गया। ये क्या क्वेश्चन है भाई? यहाँ देखो अभी, इन अ क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, इन अ क्लोज लूप sum of potential difference across all component is 0 on the sum algebraic sum, algebraic sum of। सर डेरिवेशन भी है? किसकी डेरिवेशन? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट और क्वेश्चन है, कोई डेरिवेशन नहीं है। तो रूल ही है ये रूल ही है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है इनका। ये सिर्फ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही है। ये जो था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो है ये, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये भी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि हमें टिक मारना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की किस किस पे बेस्ड है। तो इन अ क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स इज 0। कंपोनेंट्स में क्या आ सकता है? बैटरी आ सकती है और सेल आ सकते हैं। आ तो कैपेसिटर भी सकता है और भी है, पर अभी हम इतना पढ़ा नहीं है ना। तो हम अभी जो है सिर्फ रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। लेकिन उस क्लोज सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होंगे,
कुछ भी होगा सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, और जो सबका सम है मतलब समेशन ऑफ डेल्टा वी जो आता है वो कितना आता है, 0 आता है। हम थर्ड चैप्टर में डेल्टा वी को ना वी ही लिखते हैं। यहाँ जो वी सिंबल है, वी सिंबल पोटेंशियल नहीं है, वी सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ वी यूज करते हैं। और वी के लिए हम आई आर भी लिख सकते हैं, तो सम ऑफ आई आर जो आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेकंड लो है किरचॉफ्स का। तो केसीएल और केवीएल। अब हमें क्या करने हैं, आज की क्लास जो बची है और एक कल की पूरी क्लास 1 घंटे की, तो 1.5 घंटे में हमें सिर्फ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं, किस चीज के, इसके किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। अब यहां से देखो डेल्टा वी 0 है, डेल्टा आई आर 0 है, इसको यूज करना सीखना। मेन जो होता है करंट लो अप्लाई करना तो एक लाइन का काम होता है, मेन ये सीखना होता है डेल्टा वी। तो पहले कुछ रूल सिखा रहा हूं इसको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, और फिर हम जो है सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो है कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, करंट जो होती है, करंट जो होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो प्रिंसिपल है, उपासना का डाउट है कि सम 0 क्यों होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो 0 क्यों होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, उपासना भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें थोड़ा और क्लियर होगा, पर मीनिंग ये है कि एक सर्किट में बैटरी है, बैटरी मान लो 5 वोल्ट की है और 5 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वो कुछ वर्क डन कर सकती है, और उसने 5 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सारा वर्क डन कर दिया, ठीक है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अज्यूम करते हैं, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस बैटरी से जितना भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा वर्क डन इस पे ट्रांसफर होगा, इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये सिर्फ उतनी एनर्जी गेन कर सकता है जितनी ये बैटरी दे सकती है। तो बैटरी की एनर्जी, ठीक है, किसके इक्वल आएगी, एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस या हीट गेन बाय रेजिस्टेंस। तो इस क्लोज सर्किट के अंदर कोई ना एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है ना एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है, जो इसकी एनर्जी थी इसने सारी एनर्जी इसको सप्लाई कर दी। तो अगर मैं इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी माइनस कर दूंगा तो नेट वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यही है बस यहाँ पर, कि ना तो कंजर्वेशन एनर्जी मतलब कि जो भी करंट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उतनी ही एनर्जी उस सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर मैं 2 रेजिस्टेंस मान लूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी एनर्जी बैटरी सेंड कर रही है वो सारी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के बराबर होगी। तो यही हम रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करंट जो होती है, करंट मूव करती है कहां पे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। करंट कहां जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो करंट मूव करती है। मान लो एक सर्किट है, मतलब एक सर्किट का छोटा सा पोर्शन है, एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, यहां से करंट जा रही है आई, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, सीरीज में है तो करंट सेम रहेगी। करंट अगर ऐसे मूव कर रही है तो मैं बोल सकता हूं लेफ्ट साइड का पोटेंशियल ज्यादा है और राइट साइड का पोटेंशियल जो है वो कम है, ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि अगर मैं बोलता हूं ये 40 वोल्ट है और ये एक रेजिस्टेंस था और हम यहाँ जाते हुए डिक्रीज कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा हुआ है, 40 था यहाँ पे और यहाँ पे 10 बचा, तो इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस ने 30 वोल्ट यूज कर लिया। क्या कर लिया, इस 40 में से अगर यहाँ 10 बच रहा है तो इसका मतलब है बाकी 30 कहाँ गया, बाकी 30 इस रेजिस्टेंस ने यूज कर लिया। सर यहाँ आर का कोई सिग्निफिकेंस होगा क्या, बिल्कुल होगा, अभी आर पे ही बात कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट होगा, एक्सटर्नल सब काउंट होगा, वह उन्हीं का रिलेट करना है। 40 में से 10 मतलब 30 इसने यूज कर लिया, यहाँ बचा 10, उसको लिखोगे कैसे, उस चीज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखना है, ठीक है। तो हम यही बोलते हैं कि अगर ये जो करंट है, ये जो 2-3 रूल आएंगे यहाँ पे, ये मैं रूल अभी लिख दूंगा साथ साथ, ठीक है, ये जो रूल यहाँ पर आएंगे मैं अभी लिख दूंगा रूल साथ साथ। मान लो मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या लिखा उससे मैं यहाँ वापिस आऊंगा रूल लिखते हुए, पहले समझाता हूँ फिर साथ साथ हम लिखते रहेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास एक बैटरी है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है, पोटेंशियल ई है,
ठीक है। इस बैटरी का के साथ एक रेजिस्टेंस हमने R लगाया हुआ है R, और इस सेल का, ये जो बैटरी है, इस बैटरी का हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रहा है, कितना, स्मॉल R। तो तुम्हें सर्किट याद आ रहा होगा कि तुमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं तभी जान के ये सर्किट यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने बस नाम दे दिया सर्किट को, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये वापस ए। ठीक है, एक ही लूप है सर्किट के अंदर, तो यहां से करंट आई निकल रही है, यहां से क्या निकल रही है, करंट आई। जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए हमें ये आई आर चूज करना है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या यूज करना है, एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, करंट कितनी है और साथ मल्टीप्लाई बाय उसका रेजिस्टेंस, वो हमें चूज करना है। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, यहां से करंट जा रही है कितनी, आई। करंट मूव करती है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां मूव करती है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जनरली जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ये है। हमारे लिए साइन कन्वेंशन क्या है कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो मुझे साइन कन्वेंशन चूज करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है मुझे, किरचॉफ्स लॉ के लिए मुझे जो है वो साइन कन्वेंशन चूज करनी है। अभी 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट में मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी एंड कर रहा हूं, तो वापस फटाफट रिज्वाइन कर लो, फिर हम पूरा कंटिन्यूस लग लेंगे, 20-25 मिनट में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट वापस रिज्वाइन करो, मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ, वापस आ जाओ। ठीक है, 1 मिनट से पहले पहले। ठीक है, अब देखो काम की चीज। तो डेल्टा वी 0 है, डेल्टा आई आर 0 है। तो रूल क्या है, हमें जो हम ये क्लोज लूप के अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर जब मैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ केवीएल अप्लाई करना चाहता हूं, तो हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लूप चूज करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लूप है और कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं यही लूप चूज कर रहा हूं मैं। तो मैंने लिखा क्या, इन लूप ए बी सी डी ए, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे खत्म करना है। तो मैंने करंट की जगह ए लिख दिया, आई लिखना चाहिए था मुझे। इन लूप ए बी सी डी, तो मतलब मैं एक लूप चूज करूंगा और सेम टाइम पे मैं डायरेक्शन चूज करूंगा कि मैं उस लूप के अंदर कैसे मूव करना चाहता हूं, क्लॉकवाइज मूव करना चाहता हूं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहता हूं। मैं तुम्हें दोनों से करा रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों से कराऊंगा, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये शो करूंगा, ये मैटर ही नहीं करता कि तुम क्लॉकवाइज जाओ, तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कैसे भी जाओगे तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम अभी मूव कर रहे हैं, मैंने लिख ही दिया ऑलरेडी ए बी सी डी ए, तो मतलब जो डायरेक्शन है मेरे पास, मैं ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे दिखा भी देता है कि हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से बी के बीच में कुछ भी नहीं है, सिंगल वायर है ये, है ना। ये रेजिस्टेंस जब होता है तो काउंट होता है, या तो रेजिस्टेंस होगा या बैटरी होगा, वो काउंट होंगे। ए से बी के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर दूं। बी से सी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है आर, और इस आर से जो करंट जा रही है वो आई है। करंट क्या जा रही है, आई जा रही है। मैंने लिखा कि करंट जो है, करंट मूव करती है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कहां मूव करती है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाइयर को हम प्लस मान लेते हैं, लोअर को हम माइनस मान लेते हैं। तो समझने के लिए क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये प्लस है इधर और ये क्या है, माइनस। तो हम हाइयर से लोअर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम, हाइयर से लोअर। तो साइन कन्वेंशन ये है कि अगर मैं हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता हूं, ठीक है, तो क्या लेना है, नेगेटिव चूज करना है, चूज नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो अगर मैं हाइयर से लोअर जा रहा हूं, तो इसका मतलब जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो डेल्टा वी है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। कोई चीज अगर कम हो रही तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बी से सी जा रहा हूं, तो बी से सी जाते हुए करंट हाइयर पोटेंशियल से लोअर जा रही है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ये कि 40 था, यहाँ आते आते 10 हो गया, तो 30 कहाँ गया, 30 इसने यूज कर लिया।
तो यहाँ 10 कैसे आएगा, 40 में से जो इसने यूज किया था 30 वो मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बच गया 10। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी था, जब मैं बी से सी गया तो इस रेजिस्टेंस ने अपने अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो खुद यूज कर लिया, तो सी पे कितना बचेगा, सी पे बचेगा जो यहां था वो, और उसमें से ये वाला क्या कर दिया मैंने, माइनस कर। कितना माइनस करोगे, वी का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से आई आर। तो ए बी सी डी ए के अंदर देखो, ए से बी में कुछ नहीं है, बी से सी के अंदर करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई आर। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये साइन प्लस होगा या ये क्या होगा माइनस। अगर हम हायर से लोअर मूव करते हैं, मतलब प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ साइन क्या आ गया मेरे पास, माइनस आई आर। तो साइन मेरे पास क्या आ गया, माइनस आई आर। बी से सी हो गया, सी से डी में कुछ भी नहीं है, डी से ए में देखो एक ये रेजिस्टेंस है, करंट फिर ऐसे जा रही है, करंट के लिए फिर से करंट मूव कर रही है हायर टू लोअर, करंट फिर से हायर टू लोअर मूव कर रही है। अगर करंट फिर से हायर से लोअर मूव कर रही है तो फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा। बट अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है आई और रेजिस्टेंस है आर। फिर आ गए बैटरी पे। अगर उल्टा मूव करते हैं, हम मूव करते हैं कहां पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वहां पे क्या था नेगेटिव, अब क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये -8, पर जब मैं बैटरी के लिए बात कर रहा हूं, देखो बैटरी के लिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल। तो अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करता हूं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। मैंने ए से स्टार्ट किया था और मैं घूम के वापिस ए पे आ गया। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बोलता है, इन अ क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, कितना आता है, 0। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से इन दोनों को उधर लेके राइट साइड में आई कॉमन आएगा, आर प्लस आर इक्वल टू ई, और आई कितना आ गया हमारे पास, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। ये हमें ऑलरेडी पता है पहले से, एक क्लोज सर्किट के अंदर करंट कितनी आती है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसी चीज को अगर मैं अपोजिट मूव करूं, मुझे क्लॉकवाइज नहीं जाना है, मैं जाना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चला जाऊं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा। इन लूप ए बी सी डी ए को मैंने अब रिप्लेस कर दिया, मैं जा रहा हूं और उल्टा जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं इन लूप डी सी बी ए डी, ठीक है। मैं कहा जा रहा हूं अब, मतलब ए डी, हाँ मतलब कुछ भी लिख लो, देखो ये नाम भी मैटर नहीं करते हैं, ये नाम भी मैटर नहीं करता कि तुमने उसमें धृति ने भी लिखा है ए डी सी बी ए, मैंने लिखा है डी सी बी ए डी, तो फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या होती है, क्लोज लूप चूज करनी है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे वापिस आना है, बस मेन फंडामेंटल जो चीज है वो ये है। तो डी सी बी ए डी के अंदर अब क्या करोगे, डी सी बी ए डी के अंदर डी से सी के बीच में कुछ भी नहीं है, जब सी से बी में जा रहे हैं, ठीक है, करंट ऐसे मूव कर रही है, डी से सी कुछ नहीं है, सी से बी, सी से बी में मैं मूव कर रहा हूं लोअर से हायर। अगर हायर से लोअर जाते हैं तो क्या आता है नेगेटिव, और लोअर से हायर क्या आता है पॉजिटिव, बस यही ध्यान रखना है। तो मैं लोअर से हायर जा रहा हूं, पहले क्या हो गया, प्लस आई। ये बैटरी है, बैटरी के लिए मैं जा रहा हूं लोअर, हायर से लोअर, पी ये जो है हायर है, ये हायर है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, लोअर आ गया। हायर से लोअर के लिए क्या आता है हमारे पास, हायर से लोअर के लिए हमारे पास आता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस आई। बस मैंने यहाँ पे मुझे कैपिटल आर यूज करना था, मैंने गलती से स्मॉल आर यूज कर लिया। और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए भी मैं लोअर से हायर जा रहा हूँ, तो अगर लोअर से हायर जाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। लोअर से हायर जाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस आई आर इक्वल टू 0, ई को वहां ले जाओ तो आई कॉमन आ गया फिर से, तो आर प्लस आर कितना हो गया, ई
और I कितना आ गया, E डिवाइड बाय R प्लस R। देखो बात सेम ही है। अब ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है। इसमें अगर हम 100 क्वेश्चन चेक करेंगे तो 100 क्वेश्चन में से ये मान लो कम से कम 90 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों ने डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट किए होते हैं। ठीक है, बच्चों ने क्या किए होते हैं, इस चीज को बच्चों ने डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट किया होता है। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको अगर तरीका क्या होता है, ठीक है, इन दी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा। ये सेम चीज को ऐसे भी आ सकते हैं। अगर तुम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हो तो नेगेटिव लेना है, करंट के अपोजिट मूव करते हो तो प्लस लेना। जैसे मैं बी से सी गया तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो नेगेटिव आएगा। डी से ई में करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं रेजिस्टेंस के लिए तो नेगेटिव आएगा। बैटरी के लिए, ठीक है, क्योंकि बैटरी में ये लोअर से हायर जाओगे तो हमें फिर वही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस, इसके लिए आप पॉजिटिव चूज करोगे। ठीक है ना, तो ये तरीका है ध्यान रखने का। पर पेपर में थोड़ा ना आएगा, पेपर में तो क्वेश्चन आता है। तो मैं आज एक क्वेश्चन करा रहा हूं बस। ठीक है, और वो क्वेश्चन देखो, वो अकेला ही क्वेश्चन जो है तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए सफिशिएंट है। कंसेप्ट सिखाने के लिए ये क्वेश्चन नंबर जो है ये है क्वेश्चन नंबर 90। ये है क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन पेपर में दो तरीके से आते हैं, या तो तुम्हें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है या तुम्हें नहीं गिवन होता। ठीक है, हालांकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें समझाऊं कि ऐसा ही क्यों दे रखा है। ठीक है, एक है हमारे पास I1, अच्छा छोड़ो इसको, इसको नहीं लिखते अभी हम। ये दे रखा है हमें 3 ओम, ये दे रखा है 2 ओम, और ये दे रखा है हमें 5 ओम। ठीक है, ये है बैटरी E1 6 वोल्ट की, और ये है बैटरी E2, दिस इज 12 वोल्ट। इन्होंने कहीं इंटरनल रेशन नहीं किया, तो जब नहीं दे रखा तो हम मान भी नहीं देंगे। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पॉइंट मेंशन किया हुआ है ये P, और ये मेंशन किया हुआ है Q। बाकी मैंने खुद से मान लिया अपनी मर्जी से। ये मैंने मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C, और ये मान लिया D। ठीक है, एक तरीका है, जितनी बैटरी होंगी उतनी करंट होंगी। ठीक है, अगर अलग अलग लूप में बैटरी है, भैया कंसेप्ट वाली स्लाइड शो कर दो। ई नेगेटिव पे क्यों, दोबारा बताना जरा, ई नेगेटिव दोबारा बताऊं। कंसेप्ट वाली स्लाइड ये थी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हाइयर से लोअर होती है। अगर करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हिंदी में बताओ तो याद रहता है, इंग्लिश में ध्यान नहीं रहता बच्चों को। सर पर कंसिडर तो 12V ही करेंगे। नहीं नहीं, दोनों ना अलग अलग है। अब क्वेश्चन देखो, एक 6 वोल्ट है, एक 12 वोल्ट है। अगर ये एक ही सर पर क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, मैं बता रहा हूं, देखो ये 12 वोल्ट अलग सर्किट के अंदर है, ये 6 वोल्ट अलग सर्किट के अंदर है, तो दोनों अलग अलग के अंदर है। अगर ये एक ही लूप में होते, जैसे यहाँ 6 वोल्ट होता और यहीं 12 वोल्ट होता इसी सिंगल लूप के अंदर, तो नेट करंट 12 वाली की मानी जाती। लेकिन ये अलग सर्किट के अंदर है, ये अलग लूप के अंदर है, तो दोनों का अलग अलग तरीके से कंसिडर करेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या माना, अभी के लिए हमने माना, मैं चूज कर रहा हूं, ये एक बैटरी है। ठीक है, यहां से मान लो करंट निकली I1, मैंने मान लिया यहां से करंट निकल रही है I1, और यहां से मैं मानता I2,
यहाँ से क्या मानता मैं करंट I2 मानता, लेकिन क्वेश्चन में से ऑलरेडी मेंशन दे रखा है कि यहाँ से कितनी करंट आ रही है, ठीक है। तो मैं अभी वही लिख रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं गिवन होता तो मैं जनरली क्या चूज करता, यहाँ से मानता I1 और यहाँ से मानता I2। मैं I2 मान सकता हूँ, और उससे सिर्फ क्या होगा, आंसर तुम्हारे बदल जाएंगे, सिर्फ ये चेंज होगा। फिर तुम्हें बच्चे बाद में भूल जाते हैं चीजें, फिर बोलते हैं हमारे आंसर गलत आ रहे हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन में दे रखा है वही वेरिएबल चूज कर रहे हैं, उसमें यहाँ I1 दे रखा है और यहाँ पे I3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है, और कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर तुम I1 I2 I3 जो तुम्हारी मर्जी है वो मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये I3 है। तो दो बैटरी थी, दोनों बैटरी से करंट निकल रही है, यहां से I1 जा रही है इधर, यहां से आ रही है I3 इधर, और क्वेश्चन में दे रखा है नीचे जा रही है I2। तो मैं जंक्शन P पे एक चीज लिख सकता हूं डायरेक्टली, एट जंक्शन P, एट जंक्शन P, जंक्शन P पर जो करंट एंटर कर रही है वो कौन कौन सी है। जंक्शन P पर, जंक्शन P पे दो करंट एंटर कर रही है, I1 और I3, और निकल कितनी रही है, I2। तो मेरे पास एक ये डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, देखते ही इक्वेशन आ रही है, पॉइंट P पे देखते ही मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है कि I1 आ रही है, I3 आ रही है और I2 निकल रही है, तो उन तीनों में रिलेशन आ गया। ये मैंने सबसे पहले क्यों लिखा है, क्या होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स बोलती है जितने अननोन वेरिएबल होते हैं हमें उतनी ही मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। तो अगर I1 क्वेश्चन में I1 I2 I3 लिखा हुआ है तो तीन वेरिएबल हैं, तो मुझे तीन डिफरेंट इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तीन इक्वेशन निकालने के लिए वो तीन लूप चूज कर लेते हैं। एक लूप तो ये हो गई, ये फर्स्ट लूप है, इसको मैंने मालूम ऐसे जाता हूँ। ये सेकंड लूप है, बैटरी इधर है तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। थर्ड लूप क्या करोगे, थर्ड लूप बच्चे चूज करते हैं बड़े वाली, ABCD है, तो लूप तो कोई भी ले लो, आंसर तो आना ही है उससे, लेकिन वो टिपिकल हो जाता है, तीनों बड़ी बड़ी इक्वेशन बन जाएंगे तो उनको सोल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक इक्वेशन जो है वो हमेशा करंट से निकल जाती है, कि तुम करंट का अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो तुम उससे से तुम एक डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लोगे। ये मेरे पास देखते ही इक्वेशन निकल गया, मुझे बाकी दो चूज करनी है। अब कोई भी एक लूप चूज कर लो, मान लो मैंने लूप चूज की ए से, ठीक है, इन ए पी, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू डी ए, जहां से लिखा है ना कोशिश करो वहीं से स्टार्ट करो। तो मैंने ए लिखा है, ए से पी जाना है तो मैं ए से पी जाऊंगा, ए से पी में कुछ भी नहीं है, पी से क्यू के बीच में, पी से क्यू के बीच में करंट कितनी है I2, और रेजिस्टेंस कितना है 2। रूल ये बोलता है करंट की डायरेक्शन में क्या चूज करना है, नेगेटिव चूज करना है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, -2 I2, I2 है कितना एक्चुअल में, I2 हमारे पास आ रहा है I1 प्लस I3, तो I2 लिखने की बजाय, ठीक है, अब भैया मतलब जो सेम लूप में अगर दो बैटरीज हो तो करंट सब्ट्रैक्ट करके नेट आएगा, और जब बैटरीज डिफरेंट लूप में होंगी तो करंट ऐड करके नेट आएगा। ये भी डिपेंड करता है, हाँ मतलब यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से करंट आ रही है, दोनों का सम हो गया, अगर एक ही लूप में होते तो फिर नेट करंट काउंट करते हैं। अभी हम करेंगे, बात है हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये सारे जितने तुम्हारे डाउट हैं सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, थोड़ा सा एक दो शायद कल तक हो जाएंगे ये डाउट जो है तुम्हारा, ठीक है। अभी हमने सिंपल क्वेश्चन लिखा है, जब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो डाउट तुम्हारे हो जाएंगे क्लियर ही, ठीक है। तो नॉर्मल डाउट है, कुछ ऐसा टफ डाउट नहीं है, सबको आता है। तो यह -2, ये क्या हो गया हमारे पास -2, कहां से जाते हुए, P से Q जाते हुए, और करंट हमारे पास आ रही है कितनी, I1 प्लस I3। मैं I2 में लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि खाम का हमें फिर नया वेरिएबल लिखना पड़ेगा, नई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट लिख दिया। P से Q जाते हुए यह आ गया, और यहाँ पे फिर बैटरी आ गई, बैटरी 6 वोल्ट की है, बैटरी के लिए मैं मूव कर रहा हूँ लोअर से हायर। तो दो ही रूल है, ऐसे भी ध्यान रखो, लोअर से हायर जाते हुए हमेशा प्लस करना है। तो यहाँ पे माइनस हुआ क्योंकि मैं करंट मूव करती है हायर से लोअर, और यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ लोअर से हायर, तो क्या हो गया +6। फिर रेजिस्टेंस पे आगे 3 ओम पे, इस 3 ओम के लिए मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहा हूँ, तो इन द डायरेक्शन मूव करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या माइनस में आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट है I1, रेजिस्टेंस है 3, तो कितना हो गया 3I1, और इक्वल टू क्या आ गया 0। इस 6 को रखा उधर, तो इसको रीअरेंज करोगे तो ये हमारे पास आएगा सिंपली 2
I1 प्लस I3, ठीक है, प्लस 3I1 इज इक्वल टू 6, 2I1 3I1 कितना हो गया 5I1 और 2I3 इज इक्वल टू 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन हमारे पास। मैंने I1 I3 में इक्वेशन निकाल ली। ऐसे मैंने फिर ये लूप चूज की। इन लूप क्या, ये एरो है यहां से, मतलब B P Q C B, इन B P Q C B, ठीक है। इस लूप के अंदर देखो B से P कुछ नहीं है, P से Q में वही सेम चीज जो अभी की थी, मतलब -2 और I1 प्लस I3। बैटरी के लिए फिर से लोअर से हायर जा रहे हैं तो +12। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का, तो -5 I3 इज इक्वल टू 0। इससे डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ये आएगा -2 I1 है और ये है तो सिर्फ बचेगा 2 I1, इसको राइट में ले जा रहे हैं, और 2 I3 और 5 कितना हो गया 7 I3 और इक्वल टू 12। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड को और थर्ड को इक्वेट करके सोल्व करके तुम I1 I3 निकाल लोगे। जब I1 I3 निकल जाएगा तो यहां पुट करके क्या निकल जाएगा I2 निकल जाएगा। तो मेरे पास अब जो इक्वेशन है, ये थी ना इक्वेशन, ये एक मेरे पास आ रही है 5I1 और ये 2I3 और ये आ रहा है 2I1 और 7I3। तो वो ये कोफिशिएंट सेम नहीं है। कोई कुछ डाउट लिख रहा है क्या? झटपट स्लाइड मत बदला करो। ओके भैया -2 क्यों आया, कहाँ है -2? साहिल बेटा माइनस सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम हायर से लोअर मूव कर रहे हैं। जब भी मैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करूंगा तो नेगेटिव साइन लेते हैं, या ऐसा बोलो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करने पे पोटेंशियल कम होता है तो माइनस करते जाओगे, अपोजिट टू करंट मूव करोगे तो प्लस करते जाओगे। सबसे सही तरीका है याद करने का, डायरेक्शन ऑफ करंट में करंट की डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट में प्लस, बस यही तरीका याद करने का, इसी को ध्यान रखो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड इक्वेशन लिख रहा हूं। अब तुम इसे खुद से भी सोल्व कर सकते हो इसको। ये है 5I1 और 2I3, ये है 5I1 और 2I3। चेक कर लेना, कई बार हम भी मिस्टेक कर देते हैं लिखते हुए, हो जाती है कि ध्यान नहीं रहता मैं भी, कई बार बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ हो देते हैं। तो 2I1 और 7I3, 2I1 और 7I3 इज इक्वल टू कितना है 12 है, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको, क्या आएगा, ये 5 है, ये 2 है, तो इसको 2 से कर दिया, इसको कर दो 5 से, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 2 5 10 I1 4I3 इक्वल टू 12। यह आएगा 10 I1 और 35 I3 इज इक्वल टू 12 पंजे 60, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस कर दोगे, माइनस 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 ये कैंसिल, 35 माइनस 4 31 I3 इज इक्वल टू 60 माइनस 12 48। तो I3 कितना आ गया 48/31। वैसे काफी सारे क्वेश्चन के ना आंसर से रेशियो में ही आते हैं, तो बच्चों को डाउट रहता है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। धृति ने काफी गलत किया। कौन सा माइनस प्लस क्या है करंट, मैं विकास तुम्हारा डाउट नहीं समझा। माइनस प्लस ये पोटेंशियल के लिए है, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव का मतलब है साइन नेगेटिव पुट करना है। कर तो हम जो सम कर रहे हैं, देखो इस पूरी इक्वेशन में ये हर टर्म जो है वो पोटेंशियल है, डायमेंशन जो है वो पोटेंशियल की है। मैं जो यहाँ लिख रहा हूं नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो साइन कन्वेंशन है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ कि पोटेंशियल नेगेटिव चूज करना है या पॉजिटिव चूज करना है, ठीक है। ये हम साइन कन्वेंशन है, जो हम सम या माइनस कर रहे हैं पोटेंशियल कर रहे हैं। जो रूल है वो बताता है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बट पोटेंशियल के आगे का साइन माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, हम वो साइन रखने के लिए हमने ये जो स्लाइड है वो लिखी है मैंने, जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव चूज करेंगे, क्योंकि क्यों कर रहे हैं इसका लॉजिक भी है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इससे आसान एग्जांपल नहीं है, यहाँ 40 वोल्ट था, यहाँ 10 बचा तो 30 यूज हो गया, तो 30 माइनस कर दिया, 40 माइनस 10,
और I1 कितना आ रहा है 18/31 भी तो होगा, है ना, बाय 31 भी तो आएगा ना। तो I3 आ गया, ये I3 पुट करोगे तो विच इंप्लाइज जो I1 मेरे पास आएगा वो आएगा 18/31, और जो I2 था वो था सम किसका, I1 और I3 का, दोनों का सम करोगे तो कितना मेरे पास आ गया 66/31 एम्पियर। और यूनिट लिखना जरूरी है, अगर आंसर लिख रहे हैं तो इसके आधा नंबर कटते हैं अगर तुम यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। तुम ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्या इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कि नेट रेजिस्टेंस निकाला, नेट बैटरी निकाली, क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने का भी तरीका होता है, लेकिन जब क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से आता है तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है कि सोल्व करना है, सोल्व फॉर करंट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो हमें किरचॉफ्स लॉ का ही यूज करके इसको सोल्व करना है, वैसे नहीं करना है। तो ये आज की आई गेस क्लास बहुत आई है, ठीक है, इतना। ये मैं इसके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, जो एक कंटेंट है। ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है सर। सेम क्वेश्चन में एक लूप एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज लेने से मैंने अभी तुम्हें बताया ना बेटा कि लूप में जो लूप है, डायरेक्शन ऑफ लूप, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम यहाँ साइन लूप अपोजिट चूज करते तो भी इक्वेशन यही बनती। देख लो यहाँ पे, अगर तुम अपोजिट लूप चूज करोगे तो भी सेम आएगा। अगर मैं यहाँ की बजाय ऊपर जाता, मैं करंट के अपोजिट जाता, मैं मान लो स्टार्ट कर रहा हूँ क्यू से, मैं क्यू से पी गया, जब मैं क्यू से पी जाऊंगा तो मैं करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। यहाँ पे मैं हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस। तो सिर्फ साइन, हर एक जो टर्म है, हर एक टर्म का साइन हो जाएगा अपोजिट, लूप जो इक्वेशन है वो सेम आएगी। ये है लास्ट स्लाइड, जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, सेम आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। बच्चे जो हैं, देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में, बड़े अलग अलग लेवल पे गलतियां करते हैं बच्चे, किन्हीं बच्चों से इक्वेशन नहीं बनती, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो इक्वेशन ही नहीं बना पाते, बहुत सारे बच्चे इक्वेशन बना लेते हैं, उनसे निकलता नहीं है, I1 I2 I3 नहीं निकलता। जैसे अभी ये 2 साल पहले क्वेश्चन आया था पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ऐसा ही सर्किट था, कल कराऊंगा क्वेश्चन जो पेपर में आया था, ठीक है। तो उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर जो थे वो तो सिर्फ इक्वेशन लिखने के थे, 3 में से कि 2 इक्वेशन लिख दो, उन्हीं के 2 नंबर है तुम्हारे, और 1 नंबर था उनको सोल्व करने का। पर बच्चों से इक्वेशन ही नहीं बनती है, बच्चे जो है इन्हीं इक्वेशन के अंदर जाते हैं, कंफ्यूज। इस क्वेश्चन को चेक करना बड़ा मशक्कत का काम है, बड़ा डिफिकल्ट है चेक करना इस क्वेश्चन, ठीक है। 100 बच्चे करेंगे तो 100 बच्चे, कोई ये I1 मानेगा, कोई इसको I1 मान लेगा, कोई इसको I1 मान लेगा, कई टीचर्स दिखाते हैं XYZ मान लो, कोई यहाँ X मान लेगा, ये Y मान लेगा, ये Z मान लेगा, कोई मान लेगा ये I है, ये I डैश है, ये I डबल डैश है, तो सिंबल चेंज करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूरा ही चेक करना पड़ता है, एक लाइन में आके फोड़नी पड़ती है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, कल मिलते हैं 5 बजे, और कल मैं ये टॉपिक तुम्हें पूरा करा दूंगा किरचॉफ्स लॉ वाला, 1 घंटा की मुझे। और अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तुम्हें समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 90 से टॉपिक स्टार्ट है ये,